नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ललकार। आज हम बात करेंगे टर्की के उस सुल्तान की जिसकी सियासत की गूंज सिर्फ अंकारा में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं टर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान की। एर्दोगान जो 2 दशक से अधिक समय से सत्ता की कुर्सी पर पूरी ताकत के साथ काबिज है, वो एर्दोगान जिन्होंने आधुनिक टर्की के इतिहास को अपनी मर्जी से दोबारा लिखा, वो चेहरा जिसने खुद को मुस्लिम जगत का नया मसीहा साबित करने के लिए हर दांव खेला। लेकिन क्या 20 साल का ये साम्राज्य अब डगमगा गया है? क्या आर्थिक संकट, बदलती वैश्विक राजनीति और देश के भीतर सुलगती बगावत एर्दोगान के इस सुल्तान वाले तमगे को छीन लेगी? आज ललकार में खुलेगा एर्दोगान की सत्ता की भूख, उनकी चालबाजियों और उनके सबसे बड़े डर का वो कच्चा चिट्ठा जिसे वो दुनिया से छुपाना चाहते थे। दशक एक चेहरा, और सत्ता पर मजबूत पकड़। एर्दोगन की राजनीति सिर्फ अंकारा तक सीमित नहीं रही। सीरिया से लीबिया, कतर से सोमालिया और कश्मीर से गाजा तक हर बड़े मुस्लिम मुद्दे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की। कहानी शुरू होती है इस्तांबुल की साधारण गलियों से, जहां 1954 में एक गरीब परिवार में रजब तैयब एर्दोगान का जन्म हुआ। बचपन में उन्होंने सड़क पर सामान भी बेचा और छोटी छोटी नौकरियां भी की, लेकिन उनके अंदर राजनीति में कुछ बड़ा करने की महत्वाकांक्षा शुरू से थी। 1994 में एर्दोगान इस्तांबुल के मेयर बने। शहर की सफाई, पानी और ट्रांसपोर्ट जैसी समस्याओं को सुधारकर उन्होंने जनता का भरोसा जीत लिया। लेकिन जल्द ही एक धार्मिक कविता पढ़ने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा और राजनीति से भी कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। यहीं से शुरू हुआ उनका असली राजनीतिक सफर। शुरुआती सालों में उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए। और तुर्की की वैश्विक पहचान बढ़ाई। लेकिन समय के साथ उन पर आरोप लगने लगे कि वो सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर रहे हैं। 2016 में तुर्की में सैन्य तख्तापलट की कोशिश हुई। एर्दोगान ने इसे नाकाम कर दिया। इसके बाद हजारों सैनिक, जज, शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार या बर्खास्त कर दिया गया। रेसिप तैयब एर्दोगान वो नेता जिन्होंने तुर्की की राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल दिया। कभी फुटबॉल के मैदान में गेंद को किक मारते थे,
आज वैश्विक राजनीति में बड़े बड़े दांव खेल रहे हैं। खुद को इस्लामी दुनिया की बुलंद आवाज के तौर पर पेश करना, पश्चिमी देशों को खुली चुनौती देना और ऑटोमन साम्राज्य की विरासत का जिक्र करना, ये सब एर्दोगन की राजनीतिक पहचान का हिस्सा बन चुका है। एर्दोगन खुद को पूरी दुनिया के मुसलमानों का इकलौता रहनुमा यानी खलीफा दिखाना चाहते हैं और इसी सनक में ईरान और इजराइल की जंग के बीच एर्दोगन ने इजराइल को सीधी धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि जैसे तुर्की की सेनाएं लीबिया और नॉर्गोनो काराबाख में घुसी थी, वैसे ही वो इजराइल में भी घुस सकती हैं। लेबनान और गाजा के बहाने एर्दोगन ने नेतन्याहू को खून का प्यासा तो बता दिया, लेकिन नेतन्याहू ने भी तुरंत एक्शन की चेतावनी दे दी। तुर्की के पास नेटो की दूसरी सबसे बड़ी फौज जरूर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में तुर्की इजराइल पर हमला कर सकता है? अगर एर्दोगन ने तय कर भी लिया तो उनकी फौज किस रास्ते से जाएगी? क्या जमीनी हकीकत में ऐसा कोई अटैक मुमकिन है या ये सिर्फ एर्दोगन का एक खोखला चुनावी स्टंट है? ग्लोबल पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि अगर कोई देश किसी पर जमीनी हमला करना चाहता है तो सबसे पहली जरूरत होती है साझा बॉर्डर यानी लगती हुई सीमा। लेकिन तुर्की और इजराइल के बीच कोई सीधा बॉर्डर है ही नहीं। वर्ल्ड मैप को देखिए, तुर्की ऊपर उत्तर में है और इजराइल नीचे दक्षिण में। दोनों देशों के बीच कम से कम 600 से 800 किलोमीटर की हवाई दूरी है और सबसे बड़ी बात, इन दोनों के बीच में 2 बड़े स्पीड ब्रेकर खड़े हैं। सीरिया और लेबनान, यानी अगर तुर्की को इजराइल पर हमला करना है तो उसके पास सिर्फ 3 ही रास्ते बचते हैं और ये तीनों रास्ते एर्दोगन के लिए सुसाइड मिशन जैसे हैं। मान लीजिए एर्दोगन अपनी लाखों की फौज और टैंक को इजराइल की तरफ मार्च करने का हुक्म दे देते हैं, तो सबसे पहले उन्हें सीरिया पार करना होगा। लेकिन सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा और एर्दोगन एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। ऊपर से सीरिया में अल शरा की ढाल बनकर बैठी है रूसी सेना और उसका भेद्य S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। क्या पुतिन तुर्की की फौज को सीरिया से गुजरने देंगे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। और अगर तुर्की किसी तरह सीरिया पार कर लेबनान या गोलान हाइट्स तक पहुंच भी जाए तो इतनी दूर तक रसद, तेल और गोला बारूद पहुंचाना नामुमकिन होगा। इजरायली वायुसेना रास्ते में ही तुर्की के काफिलों को भून कर रख देगी। जब जमीन का रास्ता बंद है तो क्या तुर्की हवाई हमला कर सकता है? तुर्की के पास F-16 लड़ाकू विमानों का एक बड़ा बेड़ा जरूर है।
लेकिन इजराइल के पास दुनिया की सबसे एडवांस्ड एयरफोर्स है, जिसमें रडार को चकमा देने वाले F-35 अदीर स्टेल्थ फाइटर जेट्स शामिल हैं। अगर तुर्की के जेट्स भूमध्य सागर के ऊपर से उड़कर आते हैं तो उनका सामना इजराइल के उस एयर डिफेंस से होगा जिसे भेदना नामुमकिन माना जाता है। इजराइल के पास सिर्फ आयरन डोम नहीं, बल्कि लंबी दूरी के लिए डेविड स्लिंग और एरो 2, एरो 3 जैसे घातक सिस्टम हैं। तुर्की के विमान आसमान में ही राख हो जाएंगे और जवाब में इजराइल सीधे अंकारा या इस्तांबुल को मलबे में तब्दील कर सकता है। अब बचता है तीसरा और आखिरी रास्ता, नेवी। पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की की नेवी मजबूत है, लेकिन इजराइल की नेवी भी पानी के अंदर काल बनकर बैठी है। इजराइल के पास जर्मनी में बनी डॉल्फिन क्लास पनडुब्बियां हैं, जो परमाणु हथियारों से लैस हो सकती हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, इस वक्त पूरे भूमध्य सागर में अमेरिका के जंगी जहाजों का बेड़ा तैनात है। अगर तुर्की की नेवी इजराइल की तरफ बढ़ी तो उसका सीधा मुकाबला इजराइल से नहीं, बल्कि महाशक्ति अमेरिका की नौसेना से होगा। यानी पानी के रास्ते भी तबाही तय है। अर्दोगन ये भी भूल रहे हैं कि तुर्की नाटो का सदस्य है। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर किसी मेंबर पर हमला हुआ तो सब मिलकर लड़ेंगे। लेकिन अगर तुर्की खुद आगे बढ़कर युद्ध शुरू करता है तो नाटो उसकी कोई मदद नहीं करेगा। उल्टा अमेरिका और यूरोप तुर्की पर ऐसे आर्थिक प्रतिबंध ठोक देंगे कि तुर्की पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तुर्की पहले से ही भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहां महंगाई आसमान पर है और उनकी करेंसी लीरा रसातल में जा चुकी है। युद्ध लड़ने के लिए अरबों डॉलर चाहिए होते हैं और तुर्की की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था इस समय इजराइल के साथ सीधे युद्ध का बोझ एक दिन भी नहीं सह सकती। साफ है, भूगोल से लेकर अर्थव्यवस्था तक और कूटनीति से लेकर सैन्य तकनीक तक हर मोर्चे पर तुर्की का इजराइल पर हमला करना एक सुसाइड मिशन यानी आत्मघाती कदम साबित होगा। एर्दोगन ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन तुर्की की जनता को गुमराह करने और मुस्लिम वर्ल्ड का मसीहा बनने की सनक में वो सिर्फ गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। क्योंकि हकीकत यही है कि नक्शे की दूरियां और खाली जेब जंग की इजाजत नहीं देती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।